गाइस, सो आज की सेकेंड क्लास गो स्लो एंड इट्स एप्लीकेशन। और कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ाई की थी कि क्यूब के कॉर्नर पे बिल्कुल जस्ट इनसाइड हम लोगों ने एक चार्ज को रखा था और हम लोगों ने देखा था कि वो चार्ज जिस सरफेस के साथ लिंक होगा वहां से फ्लक्स जीरो होगा। आज हम थोड़ा उसी वाले क्वेश्चन को और एक बार देखते हैं कि अगर हमारे पास वही क्यूब है लेकिन जो चार्ज है वो बिल्कुल जस्ट कॉर्नर के बाहर रखा हुआ है, जस्ट कॉर्नर के बाहर। ये रहा। कल देखना कल क्या रखा हुआ था, याद करो बच्चों, कल कॉर्नर के जस्ट अंदर रखा हुआ था, याद है ना? हाँ जी, वेरी गुड, परफेक्ट। चलिए, कल हम लोगों ने बिल्कुल अंदर रखा हुआ था चार्ज, जस्ट कॉर्नर के अंदर। तो इस केस में इस क्यूब के कारण तो फ्लक्स बन गया था Q बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जो जो फेसेस इस चार्ज के साथ लिंक होंगे, एसोसिएट होंगे, वहां से इलेक्ट्रिक लाइंस ग्रेज करते हुए जाएंगी ना, और एरिया वेक्टर क्या रहेगा, नॉर्मल लाइन जाएंगी ग्रेज करते हुए, तो एंगल कितना बनने वाला बच्चों, 90 डिग्री। तो फ्लक्स उन तीन सरफेसेस के कारण जीरो। तो यहां से किसी भी एक सरफेस, जो कि बाकी रिमेनिंग तीन पार्ट रह गए थे, और फिर हम लोगों ने देखा था कि क्या तीनों पार्ट सिमेट्री पे रखे हुए। तो हमने देखा था ये वाला पार्ट भी सिमेट्री पे रखा हुआ था क्योंकि ये दूरी a थी, ये बाहर वाला पार्ट भी सिमेट्री पे रखा हुआ था क्योंकि ये दूरी भी a थी, और ये साइड वाला पार्ट भी सिमेट्री पे रखा हुआ था क्योंकि ये दूरी भी a थी। तो हम लोगों ने बोला थ्री फेसेस के कारण फ्लक्स था Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस के कारण कितना हो जाएगा, 1/3 Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो जब बच्चे हमारे पास कहां पर है, बिल्कुल क्यूब के अंदर, जस्ट अंदर कॉर्नर, कोई भी कॉर्नर टच कर लो और उस पर एक बल्ब रख दो और उस बल्ब को एक ट्रीट करो एज अ चार्ज, और बल्ब की रोशनी को देखना, सामने वाले फेसेस से तो वो पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगी सुई धागे वाला, और जो बल्ब के साथ लिंक होगा वो क्या करेगा, उसको ग्रेज करते हुए, घिसकती हुई जाएगी। हाँ ना, बोलो, परफेक्ट। चलिए, अब हम बात करते हैं उसी का सेकेंड टाइप, देखते हैं कि अगर हमने उसी चार्ज को अगर आउट कॉर्नर के बिल्कुल बाहर रख दिया तो देखिए, अब बच्चे गोस्लो ने बोला था क्लोज सरफेस के लिए, है ना, क्लोज सरफेस। अब ये तो सर क्लोज नहीं है, अब हमें इसको क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा। फिर हम लोगों ने बात करी थी सिमेट्री का। देखिए, याद कीजिए कि अगर हमारे पास एक कोन है, कोन, और टोपी पहनते ना, टोपी बर्थडे वाले दिन हैप्पी बर्थडे टू यू वाली, और उसके यहाँ ओपन कोन पे यहाँ पर हम लोगों ने चार्ज रख दिया। अब हमसे बोला गया फ्लक्स बताइए, तो फ्लक्स नहीं पता क्योंकि ओपन है भाई साहब। तो क्या करते, सिमेट्री का यूज करके, जैसी कोन थी वैसी एक और कोन ले लो और इसको क्या कर दो, क्लोज्ड। तो अब ये पूरा क्लोज सरफेस हो गया। तो अब फ्लक्स कितना बना, इन दो कोन के कारण, यानी टू कोन्स के कारण जो फ्लक्स बनेगा वो कितना बनेगा बेटा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक कोन के कारण कितना बना, 1/2 Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली ऐसे हेमिस्फीयर दे दिया, हेमिस्फीयर देखा आप लोगों ने, फुटबॉल है, फुटबॉल को आधा काट दो, रख दो, ए लो भैया। फिर क्या करो, सिमेट्री, जैसा ऊपर वैसा ही नीचे। तो कंप्लीट के कारण Q बाय एप्सिलॉन नॉट, आधे के कारण अब 1/2 1/2 Q बाय एप्सिलॉन नॉट। बोलो, समझ में आया सिमेट्री? सर ये क्यों बता रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि सर इसी का यूज करके हम लोगों को ये वाली चीजें डिस्कस करनी है। अब इतना तो समझ में आ गया कि क्यूब चाहिए हमें इसको बंद करने के लिए, बट कितनी क्यूब चाहिए उसका मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन आपको करके दिखाता हूँ। देखना, कोशिश करना बेटा समझने की। वैसे ही क्यूबॉइड है, बट मान लेते हैं पूरा टाइमिंग ये क्यूब की तरह बिहेव करेगी। और हमने कहां पर रखा हुआ है चार्ज, इसके इस कॉर्नर पे, है ना, इस कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है, ये रहा। चलिए देखना, ये एक और चार्ज लिया है, मैं चार्ज को भी बनाने की कोशिश करता हूं। ये चार्ज है हमारा, देखो क्यूब के कॉर्नर पे चार्ज है। एक और क्यूब ले आया मैं, एक और क्यूब ले आया, क्या अभी भी बंद हुआ क्या, नहीं सर, बट कितनी क्यूब यूज होगी, 4। लो भैया एक और ले आओ, 5 6 7 8। हाँ जी सर, अब तो बंद हो गया। अब देखिए ये एक बड़ी क्यूब बन गई, ठीक है ना। तो बड़ी क्यूब के कारण कितनी क्यूब्स का कॉम्बिनेशन बनी सर, 8 क्यूब के कॉम्बिनेशन से बना है। तो 8 क्यूब कंसिस्ट ऑफ Q बाय एप्सिलॉन नॉट, 8 क्यूब के कारण, जो कि सबके सेंटर पे रखा हुआ है। तो बेटा सिमेट्री का यूज कर सकते हैं हम लोग, फाइन है बच्चे, परफेक्ट। सबके सेंटर पे, तो 8 क्यूब्स के कारण
जो हमारा टोटल फ्लक्स बनेगा वो कितना बनेगा बेटा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मुझे तो इसके कारण निकालना है भैया, तो 1 क्यूब के कारण कितना हो जाएगा बच्चों, सिमेट्री है, सिमेट्री, तो 1/8 Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब वही सेम कॉन्सेप्ट, जिन चार्जेस, जिन कॉर्नर पे, जिन फेसेस के कॉर्नर पे चार्जेस रखा होगा उनके कारण तो जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ग्रेस करती हुई जाएंगी और एरिया वेक्टर बाहर होगा तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो 3 फेसेस के कारण फ्लक्स होगा Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। तो कोई भी एक फेस के कारण पूछे तो फ्लक्स हो जाएगा Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। ये आपके दो आंसर थे, दोनों ही क्यूब से रिलेटेड थे, एक कॉर्नर के जस्ट अंदर और एक कॉर्नर के जस्ट बाहर। तो आई होप ये दोनों ही पैटर्न आपको समझ में आया। देखिए बच्चों, मैं कोशिश करूंगा आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाने के लिए, और डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपको आई बटन भी दिखाई दे गया होगा, उस आई बटन को क्लिक कीजिए तो आप लोगों को एक डेमोन्स्ट्रेशन पूरा वीडियो आपको दिखाई देगा, जिसमें हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है कि हाउ टू चूज अ गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होती है अलग अलग बॉडीज के लिए, अलग अलग शेप्स के लिए। तो आप प्लीज उसको देखिए ध्यान से। चलिए, सो गाइस, अब हम डिस्कस करने वाले हैं गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। जैसे कि कल हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, गॉस लॉ का जो फॉर्मूला आया था वो क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds दिस इज इक्वल्स टू Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी E, अब जो उसमें E फॉर्मूले में जो ये E होता है, दिस E इज ड्यू टू नेट, दिस E इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी चार्जेस विसिनिटी में होंगे चाहे वो गॉसियन सरफेस में हो या ना हो, तो ये तो उनके कारण होती है, लेकिन जो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करता है वो केवल और केवल जो चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर होगा वो। अब बेसिकली हम गॉस लॉ की हेल्प से ना इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हमें थोड़ा सा इजी बन गया एज कंपेरिजन टू कैलकुलस। कैलकुलस का यूज करके हम लोगों ने फाइनाइट चार्ज वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, तो हम लोगों ने देखा था उसमें हम लोगों ने बहुत कैलकुलेशन का यूज किया, बट बाय यूजिंग गॉस थ्योरम हम लोगों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना कुछ चार्ज बॉडीज के लिए, जैसे पॉइंट चार्ज हो गया, लाइन चार्ज हो गया, शीट चार्ज हो गया और स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उनके लिए हमें थोड़ा इजी बन गया गॉस लॉ यूज करना। तो गॉस लॉ के लिए हम लोगों को बेसिकली क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अब जरा ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हुए हमें कुछ चीजें दिखाई देंगी, E ds Q इनक्लोज एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट तो हमें पता है कांस्टेंट रहेगा मीडियम का, Q इनक्लोज हमें पता लगना चाहिए कि कौन सा चार्ज है, लाइन चार्ज है, शीट है, स्फेरिकल है, पॉइंट चार्ज है, व्हाटएवर जैसा भी चार्ज होगा। E हमें कैलकुलेट करना है, तो ध्यान से रखना E ds, अगर मैं इस वाले को फॉर्मूले तो थोड़ा सा ओपन करूं तो व्हाट विल सी E ds cos थीटा, यानी थीटा इज व्हाट, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर। परफेक्ट। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, देखिए बच्चे, जो भी हम लोगों ने जिस भी चार्ज के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, तो उसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए कि पॉइंट चार्ज है तो कैसी होती है, लाइन चार्ज है तो कैसी होती है, शीट है तो कैसी होती है, स्फेरिकल है तो कैसी होती है, उनके कारण लाइन पता होनी चाहिए। सेकेंडली, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, वी हैव टू ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस, और वो जो गॉसियन सरफेस होगा वो हाईली सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस होना चाहिए। अब ये सिमेट्री का मतलब क्या होता है हमें नहीं पता लगता है। सिमेट्री का मतलब ये है कि E और ds उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर सरफेस पर एक जैसा एंगल बनना चाहिए, यानी अगर एक सरफेस पे एंगल 0 बना तो उस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर चले जाएंगे, E और ds के बीच का एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। इसको थोड़ा विजुअलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू, आपको आई बटन दिखाई दे गया होगा, डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। आप इस आई बटन पे क्लिक कीजिए एंड यू विल फील गुड कि आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाई देगा कि हाउ टू चूज अ गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होती है अलग अलग चार्ज बॉडीज के कारण। चलिए, तो अब हमें इतना समझ में आ गया। तो गॉस लॉ का प्रूव करते हुए हमें 4 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर ए, वी हैव टू ड्रॉ a highly symmetric Gaussian surface passing through that point
और यहां से हमें क्या पता लगेगा, वी कैन कैलकुलेट, यहां से वी कैन फाइंड थीटा, और यहां से हमें थीटा पता लग जाएगा। देखिए थीटा हमें पता लग गया, ई हमें कैलकुलेट करना है, क्यू इनक्लोज हमको कैलकुलेट करना है, तो थीटा तो हमें पता लग गया। सेकंड पॉइंट, नाउ कैलकुलेट ई डॉट डीएस। देखिए थीटा हमें पता लग गया, ये हमें निकालना है, और पॉइंट लेंगे, सिमेट्री होना चाहिए, तो उस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगी, सेम, सिमेट्री सेम रहेगी। तो हमें बस खाली उस सरफेस का, जो भी हम लोग ने गॉसियन सरफेस चूज किया ना, उसका सरफेस एरिया पता होना चाहिए, बहुत इजी निकाल लेंगे। सी पॉइंट क्या कहता है बेटा, कैलकुलेट टोटल चार्ज, टोटल इनक्लोज चार्ज, जो इनक्लोज चार्ज है। अब सोचिए अगर पॉइंट चार्ज हुआ तो पॉइंट चार्ज हुआ, पॉइंट चार्ज अगर हुआ तो क्यू हो जाएगा इनक्लोज, क्यू इनक्लोज कितना हो जाएगा बेटा, क्यू। लाइन चार्ज हुआ, लाइन चार्ज हुआ तो क्यू इनक्लोज कितना हो जाएगा बच्चे, लैम्डा इनटू एल, हमें पता है। और एरियल हुआ, सरफेस हुआ तो क्यू इनक्लोज कितना हो जाएगा बेटा, सिग्मा इनटू ए। और अगर वॉल्यूमेट्रिक हुआ, अगर वॉल्यूमेट्रिक हुआ तो क्यू इनक्लोज कितना हो जाएगा बेटा, रो इनटू वी। हमें ये 3 पॉइंट्स पता होने चाहिए। अब देखिए क्यू इनक्लोज पता लग गया, थीटा हमें पता लग गया, सरफेस एरिया हम लोगों को पता है, कैसी कैसी शेप्स हम लेने वाले हैं, तो रह क्या गया बेटा, सब चीजें तो पता लग गई। अब डी पॉइंट क्या कहता है, अप्लाई गॉस थ्योरम, अप्लाई गॉस थ्योरम एंड पुट द वैल्यूज, अप्लाई गॉस थ्योरम एंड पुट द वैल्यूज। तो ये चारों पॉइंट आपको पता होना चाहिए जब भी हम गॉस थ्योरम लगाने वाले हैं। अब एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन करके दिखाते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम लोगों ने वहां पे देखा था, इनिशियली जब इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो हमें पता लगा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला जल्दी बोलिए, KQ/R² होता है ना बच्चों। अब इसी को हम गॉस थ्योरम के बेस पे निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए मान लीजिए ये आपके पास एक पॉइंट चार्ज है Q, ठीक है बच्चे, पॉइंट चार्ज है Q, और इसके इस P पॉइंट पर वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये कितनी दूरी पर रखा हुआ है, R दूरी पर। अब देखिए सबसे पहले इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पता होनी चाहिए। तो सर क्या बड़ी बात है, इसको समझने के लिए देखिए फिर कह रहा हूं डेमोंस्ट्रेशन। देखिए यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे रेडियली आउटवर्ड होती है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। लीजिए बच्चों संतरा देखा है ना बेटे, संतरा, वेरी गुड। ऑरेंज, उस ऑरेंज को मैच स्टिक्स लेके ना, सभी में मैच स्टिक्स लगाते चले जाओ तो एक अनोखी सी शेप दिखाई देगी। संतरे को समझ लेना पॉइंट चार्ज है, और जो मैच स्टिक्स बाहर निकल रही है ना उनको समझ लेना कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो अब हमको उनको कवर करना, तो यू विल सी, यहां देख के तो हमें ये सर्कल की फील दे रहा है, लेकिन जब 3D में इमेजिन करेंगे तो विल फाइंड कि एक स्फेरिकल शेप बनने वाली है, स्फेरिकल शेप। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पता लग गया, स्फेरिकल, लो जी भैया ये स्फेयर बना दिया, हाईली सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस। अब इस गॉसियन सरफेस में किसी भी पॉइंट को चूज करो, क्लोज बोर्ड, ये तो एरिया हमेशा बाहर वाला लेके चलेंगे, तो ये भी एरिया वेक्टर बाहर, इसका भी एरिया वेक्टर बाहर, इसका भी एरिया वेक्टर बाहर। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बाहर, एरिया वेक्टर भी बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बाहर, एरिया वेक्टर भी बाहर। दिस इज द मीन ऑफ हाईली सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस। अब यहाँ पे देखिए थीटा की वैल्यू, थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड डी ए, तो ई भी इधर, डी ए भी इधर, तो थीटा की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू 0। तो गॉसियन सरफेस कैसा है मेरा, हाईली सिमेट्रिक। लगाइए गॉस लो, चलिए करते हैं। देखिए E ds cos 0 दिस इज इक्वल्स टू Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना बच्चों, ये वाला फॉर्मूला चाहिए हमें। चलिए E को बाहर ले लीजिए, क्योंकि यहां से R दूरी पर है सभी, तो E हर इस पूरे पॉइंट के गॉसियन सरफेस पे क्या रहेगा बेटा, सेम कांस्टेंट, तो E को बाहर ले लीजिए। अब क्लोज इंटीग्रल ऑफ स्फीयर का सरफेस एरिया बताइए, 4πr²। चलिए अब ये चीज हमें पता होनी चाहिए, Q इनक्लोज कितना है, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, कैपिटल Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सरफेस एरिया बताइए बेटा, 4πr² Q बाय एप्सिलॉन नॉट। देखिए तो E की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, E कम्स आउट टू बी Q बाय
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। हमें ये 4 पॉइंट्स याद करने हैं बस। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटे कि हम लोगों को गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना आना चाहिए। गॉसियन सरफेस को भी ड्रॉ करने से पहले हमें जो भी चार्ज वायर है, शीट है, स्फेरिकल सरफेसेस है, पॉइंट चार्ज है, उनके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पता होना चाहिए। जल्दी मेक अ नोट। ना हमसे बोला जाता है कि इसका प्रूव करके दिखाइए। हाँ, तो प्रूव करना इज नॉट अ बिग डील। अभी अभी देखिए मैथ्स में हम लोग ऐसा करते थे कि दिस इज LHS, दिस इज RHS, फिर हम टेकिंग LHS, हम LHS लेते थे और हम क्या करते थे, LHS को RHS के प्रूव कर देते थे, तो प्रूव हो जाता था। अब देखिए बड़ा सिंपल सा, वही एक पॉइंट चार्ज है बेटे, उसके कारण एक गॉसियन सरफेस माना, इस P पॉइंट पर सिमेट्री क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, थीटा की वैल्यू कितनी थी 0। LHS को देखते हैं, LHS क्या होगा बेटा, E डॉट ds, दिस इज इक्वल्स टू E की वैल्यू अभी निकाली थी आप लोगों ने, Q by 4 pi epsilon naught r square, अभी ये भी देखा था, है ना। चलिए रखिए E की वैल्यू, E और ds में कितना एंगल 0 डिग्री, तो ये क्या बना है E ds cos 0। तो E की वैल्यू देखिए अभी, क्लोज इंटीग्रल ऑफ Q by 4 pi epsilon naught r square into ds। Q by 4 pi epsilon naught r square कांस्टेंट है, Q by 4 pi epsilon naught बाहर ले लेते हैं। अब देखिए क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds की वैल्यू क्या बनी बेटे 4 pi r square, तो व्हाट विल गेट Q by 4 pi epsilon naught r square into 4 pi r square, 4 pi r square cancel out, तो what will get Q by epsilon naught and this is equals to RHS, hence proof। ये प्रूफ हो गया हमारा। चलिए now next application is electric field due to infinitely charged wire, electric field due to uniformly infinite charged wire। अब देखिए इनफाइनाइट की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली इट्स अ रिलेटिव टर्म। मेरा हाथ फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि मैं किसके कंपैरिजन में इसको कंसीडर कर रहा हूं। तो आपको याद रखना है इनफाइनाइट इज अ रिलेटिव टर्म। रिलेशन में पता लगता है कि विच वन इज इनफाइनाइट, विच वन इज फाइनाइट। ऐसा नहीं है इनफाइनाइट का मतलब है कि एक पॉइंट तो ये रहा हरियाणा में और एक पॉइंट लंदन में जाकर कहीं पर है ना, इट्स अ इनफाइनाइट टर्म। चलिए सेकेंडली अगर हम बात करें तो ये एक इनफाइनाइटली चार्ज वायर है बेटा, है ना, हैविंग चार्ज डेंसिटी लैम्डा, और लैम्डा कैसा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, थ्रू आउट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसके कारण हमें सबसे पहले क्या निकालना, हमें इस P पॉइंट पर वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन सबसे पहले क्या है कि हमें इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पता होनी चाहिए। दोबारा से आई बटन को क्लिक कीजिए। चलिए अभी के लिए मैं दिखा देता हूं कि इसको एक लाइन चार्ज मान लो, ठीक है ना, ये रोलर है और ये रोलर में जो येलो हेड्स निकले हुए बाहर की तरफ, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो एक जो लीनियर चार्ज होता है ना, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसा होता है बाहर की तरफ। यानी अगर मैं इसको कवर करूंगा तो ये कैसी शेप बनेगा बच्चे, सिलेंडर। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर बोला, कैसा, सिलेंडर। तो लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, सिलेंड्रिकल इन नेचर। कैसी होंगी, सिलेंड्रिकल इन नेचर। अब हमसे बोला जाता है कि इसको जिस भी पॉइंट पर निकालना है, वी हैव टू चूज अ हाईली सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस। देखिए गॉसियन सरफेस कैसा, ये खुद एक सिलेंड्रिकल शेप है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी सिलेंड्रिकल। इसको बंद कर दो, कर दिया बंद। जिस पॉइंट पर निकालना है गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दीजिए हम लोगों ने, ये रहा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से सुनना, सिमेट्री का रीजन बताता हूँ। क्लोज सरफेस है, एरिया वेक्टर बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर, एरिया वेक्टर बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर। इस कर्व्ड सरफेस के किसी भी पॉइंट पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना बनने वाला है बेटा, 0 डिग्री। लेकिन जो कि क्लोज्ड है, इस वाले का टॉप सरफेस का एरिया वेक्टर किधर, बाहर, ऊपर, अपवर्ड, क्लोज सरफेस अपवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एंगल कितना 90। इसके किसी भी पॉइंट पर देखिए एंगल 90 बनने वाला है। सिमिलरली बॉटम वाले फेस पे भी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर नीचे, तो इसके किसी भी पॉइंट पे कैसा बनने वाला है,
90। तो टॉप बॉटम 90 और जो ये कर्व्ड सरफेस होगा इस पे क्या बनने वाला है 0। बात समझ में आई? ये है हाईली सिमेट्रिक का सरफेस का मतलब। तो अब समझ में आ गया हमें चूज करना है गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, हाईली सिमेट्रिक। मान लेते हैं यहाँ से r दूरी पर रखा हुआ है, ये r दूरी पर ये पॉइंट है, तो हमें क्या करना है, r रेडियस का एक सिलेंडर चूज कर लो बेटा। लो भैया समझ में आ गया? इसका एरिया वेक्टर ऊपर है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर है, 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 एरिया वेक्टर नीचे है। तो देखिए यहाँ पे ds भी एरिया वेक्टर भी इधर, एरिया वेक्टर नीचे, यहाँ पे थीटा मान लो 90 डिग्री है, ये थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब जो ये ऊपर वाला सरफेस है ना, ये वाला, इसको सरफेस S1 बोल दो, सरफेस S2 बोल दो, और नीचे वाले को सरफेस S3 बोल दीजिए। समझ में आया? तो अब हमें गॉसियन देखे, गॉसियन सरफेस पता लग गया, गॉसियन सरफेस से पता लगते ही हमें क्या पता लग गया, थीटा, तीनों सरफेस का थीटा पता लग गया। अब क्या करना है, बड़ा सिंपल है सर, लगाओ कैलकुलेट ई डॉट ds। अब ई डॉट ds कैलकुलेट करते, देखिए ई डॉट ds। अब जब हम इनको ओपन करेंगे ना, तो देखिए एक सरफेस ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। चलिए अब ओपन करते हैं हम इसको। तो देखिए अब ध्यान से सुनना, सिमेट्री है, इसके हर पॉइंट पर चार्ज वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी बेटा, सेम। चलिए जी आइए, तो सेम रहेगी, तो हम लोगों ने क्या बोला, E डॉट ds1 ये वाला प्लस E डॉट ds2 कर्व्ड वाला, ये टॉप लिख देता हूं मैं, ये कर्व्ड लिख देता हूं मैं, प्लस E डॉट ds3 ये क्या हो गया बेटा, बॉटम वाला। अब फॉर्मूला देखिए, E डॉट ds1 यानी E ds1 cos थीटा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी बच्चों, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। तो कुछ समझ में आया कि सर ये वाला और ये वाला तो बन जाएगा 0, क्यों, क्योंकि cos 90 क्या होता है बच्चों, 0। तो E डॉट ds की वैल्यू देखिए क्या है, E डॉट ds की वैल्यू क्या बनी बेटे, ये वाला पार्ट आएगा, E बाहर ले लीजिए क्योंकि हर पॉइंट पर E सेम रहेगा, तो ds2। अब ds2 क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये रहा कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई RH, 2 पाई रेडियस r, हाइट h। तो हमने क्या बोला कि जो ये भी लेंथ है ना, जितनी लेंथ ये गॉसियन सरफेस की मानी, ये L मान ली हम लोगों ने, ठीक है ना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आएगा बेटा, 2 पाई RL इंटू E। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बेटे, E डॉट ds। अब थर्ड पॉइंट क्या कहता है, कैलकुलेट टोटल चार्ज। अब कैसा चार्ज है, लाइन के लिए देखिए, लाइन चार्ज लैम्डा इनटू L, यही तो लेंथ है ना गॉसियन सरफेस में, बस इसी के कारण फ्लक्स होगा। तो Q इनक्लोज्ड कितना है बच्चों, Q इनक्लोज्ड सर लैम्डा इनटू L। चलो भैया ये भी आ गया, पुट करो ना इस क्वेश्चन में, E डॉट ds दिस इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, E डॉट ds दिस इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। पुट कीजिए, विल गेट द आंसर। E डॉट ds की वैल्यू कितनी है बेटा, E2 pi RL this is equals to Q enclosed lambda into L divided by epsilon naught lambda L will cancel out। तो E इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई बेटा, lambda by 2 pi epsilon naught into R। यहां से हमें एक चीज और समझ में आ गया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by R। देखिए ध्यान से, लैम्डा कांस्टेंट है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड R की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आपको बनाना आता है। अगर मैं E और R के बीच का ग्राफ प्लॉट करूं, अगर मैं E और R के बीच का ग्राफ प्लॉट करूं, तो ये ग्राफ है। जल्दी बताइए, आया समझ में? नेक्स्ट एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली थिन चार्ज शीट। ऐसे समझिए, दिस इज थिन चार्ज शीट, ठीक है बच्चों। हाँ, चार्ज शीट मोटी भी हो सकती है, परफेक्ट। अभी सुनाता हूँ, मोटी में और पतली में क्या फर्क होगा। हाँ वेरी गुड, मोटी होगी तो उसमें डेंसिटी रो यूज करेंगे, पतली है सरफेस यूज करेंगे, ये याद रखना। चलिए अभी के लिए हम लोग थिन के बारे में बात करते हैं। ये थिन चार्ज शीट,
इस पे हम लोग ने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखी। देखिए सामने से देख रहा हूं तो मुझे पता लग गया एक रेक्टेंगल शेप है, साइड से देखूंगा तो मुझे एक लाइन दिखाई देगी, तो दिस इज साइड व्यू। ऊपर से भी देखूंगा तो मुझे एक लाइन दिखाई देगी, दिस इज टॉप व्यू। बात समझ में आई? तो अब मैं बहुत बार यूज करने वाला हूँ साइड व्यू, टॉप व्यू, बॉटम व्यू, आपको ये वाले व्यू। तो साइड से देखूंगा तो एक लाइन, सामने से फ्रंट व्यू देखूंगा तो पूरी शीट। ये चार्ज है, ठीक है ना। अब जो कि ये चार्ज है तो हम लोगों ने बात कर ली कि भैया चार्ज शीट है, लो जी इनफाइनाइट है बेटा। अच्छा कॉर्नर्स पे जो चार्ज होता है ना उसके कारण फ्रिंज इफेक्ट आता है, हम उसको कैंसिल करेंगे, बताएंगे फ्रिंज इफेक्ट क्या होता है कैपेसिटर में, और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो अब बात आती है, चलो इसके कारण हमें इस पॉइंट पे निकालना है, दिस इज द पी पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए परफेक्ट, शीट आ गई। सामने से बनाऊंगा तो ये भी शीट रहेगी, ऐसे भी बना सकता हूं मैं शीट। ध्यान से सुनना बेटे, ये भी शीट को रिप्रेजेंट करेगी, ये भी शीट को रिप्रेजेंट करेगी, तो हमें समझ में आना चाहिए शीट को हम रिप्रेजेंट अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, पहले पता तो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस शीट के कारण बनती कैसे। एग्जांपल देखिए, इसको शीट मान लो, ये जो हेयर है ना ये नॉर्मल टू दी सरफेस ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाएंगी अगर पॉजिटिव हुआ, अंदर की तरफ आएंगी अगर नेगेटिव हुआ। बात समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करने वाली है शीट के कारण, बाहर पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव। अब चलिए जी इतना तो समझ में आया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर होंगी और इधर होंगी। चलिए भैया इसकी सरफेस डेंसिटी कितनी है, सिग्मा, यूनिफॉर्म है बच्चे। अब बात करते हैं इस पी पॉइंट पे निकालना, तो पी पॉइंट पे क्या करते हैं, छोटा सा बहुत छोटा सा सरफेस मान लो। अब ये हम लोगों ने एक सरफेस मान लिया एरिया ए, इसका एरिया ए है। अगर इसका एरिया है तो इस पे चार्ज कितना होगा, तो छोटा सा चार्ज, क्यू की वैल्यू बोल देता हूं सिग्मा इंटू ए। लो भैया अब इसको चूज करते हुए गॉसियन सरफेस बनाइए। अब गॉसियन सरफेस देखिए कैसा बना सकते हैं, एयर सिलेंड्रिकल, पहले सिलेंडर ऐसा था, आप सिलेंडर ऐसे लिटा दो। अच्छा ये सिलेंडर ना हो कि क्यूबॉइड भी हो सकता है, अभी बता दूंगा आपको। लो जी ये आर दूरी पर माना, तो इधर भी आर दूरी पर एक सिलेंडर मान लो। सर क्या हुआ, देखिए इस वाले राइट वाले सरफेस का एरिया वेक्टर किधर से, इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बच्चों, इधर। तो एंगल कितना, 0, θ1 बोल देता हूं, θ1 की वैल्यू 0। इधर देखिए एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, ये θ2 हो गया बेटा, θ2 की वैल्यू अभी भी कितनी, 0। ये भी r दूरी पर है, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। इधर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर ऊपर, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। चलिए तो ये सरफेस एरिया कितना मान लेते हैं हम, ds3, ठीक है। अब वही फॉर्मूला लगाइए, थीटा तो पता लग गया, गॉसियन सरफेस के वो मान लिया हम लोगों ने सिलेंड्रिकल। आइए अब अगर हम बात करें E डॉट ds ओपन करते हैं बेटा। चलिए इसको सरफेस नंबर 1 मान लेते हैं, सरफेस नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है, और इसको सरफेस नंबर 3 मान लेते हैं। चलिए तो E डॉट ds1 प्लस E डॉट ds2 प्लस E डॉट ds3। चलिए अब देखिए ds1 θ1 θ3 0 डिग्री, यानी यहाँ पे θ1 0 डिग्री, ये भी θ3 0 डिग्री, लेकिन θ2 कितना बच्चों, 90 डिग्री। तो अब समझ में आ गया ये वाला फैक्टर तो खत्म। अच्छा तो ये क्या बना बेटा, E ds1 प्लस E ds3। ध्यान से देखिए ये भी r दूरी पर है, ये भी r दूरी पर है, यानी दोनों में से E कॉमन आ जाएगा, E कॉमन ले लीजिए, ds1 प्लस ds3। और ये सरफेस एरिया कितना माना गया बेटा, ए पहले ही मान चुके हैं, तो क्या ले लो बेटा, EA प्लस EA। तो यानी हमारे पास E डॉट ds की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2EA।
अब क्या कहता है, चार्जिंग क्लोज निकालिए। चार्जिंग क्लोज कैसा है बेटे, हमारे पास शीट है, शीट के कारण कितना आ जाएगा, सिग्मा इनटू ए, सिग्मा इनटू ए। तो चार्ज इनक्लोज्ड इस गॉसियन सरफेस में कितना इनक्लोज है चार्ज, सर ये वाला चार्ज इनक्लोज है, बस शीट है ना, ऐसे आर पार हो जाएगा, बस वो वाला ही चार्ज आएगा। देखिए ऐसे शीट है ना, शीट, ये वाला चार्ज बस इधर भी ये वाला चार्ज आएगा बस, है ना। हाँ चलिए, तो हम लोगों ने पता लग गया कि चार्ज इनक्लोज कितना बेटा, सिग्मा इनटू ए। अब लगाओ अप्लाई गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहता है, ई डॉट डीएस की वैल्यू देखिए कितनी है, ई डॉट डीएस की वैल्यू है सर 2e। चार्ज इनक्लोज कितना है बेटा, सिग्मा इनटू ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ए विल कैंसिल आउट, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए अच्छा यहां से बताइए, क्या वो एरिया पे डिपेंड करे क्या, नहीं। अगर मैं सिलेंडर ना मान के क्यूबॉइड भी ले लेता तो भी मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आने वाली थी। पहली बात, क्या वो इस आर पे डिपेंड करे कि नहीं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, कांस्टेंट। कैसी रहने वाली है, कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू शीट परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, और फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर पॉजिटिव आई तो अवे फ्रॉम द शीट, इधर भी नेगेटिव आई तो टूवर्ड द शीट। बात समझ में आ गई। चलिए सेकंड पॉइंट हमें क्या याद रखना है, ये कांस्टेंट है भाई। यानी आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी, कांस्टेंट तो इस शीट के कारण ही पैदा होती है। चलिए अब डिस्कस करते हैं हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू शीट। देखिए बहुत सिंपल सी बात है बेटे, वी हैव टू अप्लाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। पहली बात तो हमें सुपरपोजिशन लगाना आना चाहिए, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बहुत बारी रिपीट करा चुका हूं। एक टाइम पर एक चार्ज को, एक टाइम पर एक शीट को मान के चलेंगे, ऐसा मान के कि दूसरी शीट प्रेजेंट नहीं है। और हमें याद क्या रखना है कि अगर पॉजिटिव शीट हुई तो बाहर की डायरेक्शन में होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। नेगेटिव हुई तो टुवर्ड्स द शीट होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। देखिए सिंपल, अगर हमें सिग्मा नहीं गिवन है तो हमें कई बार चार्ज भी गिवन होता है बच्चों, तो हमें पता है सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट, तो ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट भी हो जाएगा बेटे। अगर सिग्मा ना देखिए हमें चार्ज गिवन है तो हम ये भी लिख सकते हैं, Q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। बोलो समझ में आ गई। चलिए अब देखिए हमसे बोला गया कि देयर आर 2 शीट्स, शीट नंबर 1, शीट नंबर 2। इस पे जो चार्ज डेंसिटी है वो प्लस सिग्मा मान लो, इस पे जो चार्ज डेंसिटी है वो प्लस 4 सिग्मा मान लेते हैं। चलिए अभी सिंपल करते हैं, माइनस सिग्मा मान लेते हैं। ठीक है, हमसे बोला गया इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अब देखिए बच्चे 2 शीट है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना लीजिए। अब इसके कारण पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे रहेगा सर, अवे अवे अवे। तो देखो इसके कारण इधर जाएगा अवे, इस शीट को, इसको छोड़ दो, भूल जाओ, ये है ही नहीं, मान लो इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। ठीक है ना, ये पहली शीट के कारण बना। एक एक नंबर लिख देता हूं मैं। ये शीट नंबर 2 कैसी है, नेगेटिव, तो नेगेटिव के कारण कैसे आएगी, शीट नंबर टुवर्ड्स द शीट, नेगेटिव नेगेटिव टुवर्ड्स द शीट। ये रहा, देखो 1 नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाली शीट को, 2 नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाली शीट को। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की हमें डायरेक्शन पता लगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चे, डायरेक्शन पता लग गई ना, तो जब मैग्नीट्यूड लिखेंगे, ये ना मैग्नीट्यूड, हमें साइन कंसीडर नहीं करना क्योंकि हम डायरेक्शन ऑलरेडी स्पेसिफाई कर चुके हैं। अब देखिए अगर मैंने ये वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव माना और ये वाली डायरेक्शन मैंने नेगेटिव माना, जो कि हम लोग मानते हैं नॉर्मल केसेस में, तो देखिए क्या बनेगा, इधर इधर कितना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कितना बना बच्चों, 0। इधर देखिए, इधर इधर
एक इधर एक इधर, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी कितना बना बच्चों, 0। ये देखिए इधर इधर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ऐड कर दीजिए, ऐड करना है बस, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वल्स टू 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ए डायरेक्शन में नहीं आया समझ में? यहीं से हम लोग कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट भी पढ़ने वाले, बट अभी के लिए इतना याद रखिए कि अगर दोनों पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ही रहेगी, मतलब अपोजिट नेचर है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ही रहेगी, एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट 0। देखिए अब +2 सिग्मा -3 सिग्मा माइनस सिग्मा। मैं ही कह रहा हूं कुछ भी हो आप खुद बनाना अपने न्यूमेरिकल्स, कॉन्सेप्ट याद रखना। मान लो बोलो कि इस पे निकालूंगा, एक पे निकाल के दिखाऊंगा, चलिए यहाँ पे निकाल दे इस ए पॉइंट पर, तो हमें ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पता होनी चाहिए। ये कैसा है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर, यानी इधर बाहर आ गई, नंबर 1 लिख दिया, ये नंबर 2, ये नंबर 3। ये कैसी, नेगेटिव, यानी इसके इस पॉइंट पे निकालना, तो उसी पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे, तो नेगेटिव तो टूवर्ड्स, ये 2 शीट आ गई, ये कौन है -3, ये तो इधर 3 आ गई। तो देखिए 1 2 1 एंड 3 सेम डायरेक्शन में, 2 अपोजिट डायरेक्शन में, तो 1 कितना है, 1 कितना है 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 3 देखिए सिग्मा प्लस सेम डायरेक्शन में ना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब 2 देखिए इधर है, इधर कितनी है माइनस, क्यों लिखा, क्योंकि डायरेक्शन अलग है, 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर कितना आ गया, अरे सर ये तो 0 आ गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज 0। नाउ आपका क्वेश्चन है बी पे निकालना है, सी पे निकालना है, डी पे निकालना है, ठीक है। चलिए देखिए, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। आईआईटी में पूछा गया बेटा ये क्वेश्चन, देयर आर 3 इनफाइनाइट शीट, दिस इज पी पॉइंट, प्लस सिग्मा -2 सिग्मा -4 सिग्मा, ठीक है ना। ध्यान रखना एक्स और वाई, एक्स और जेड एक्सिस गिवन है, ये हमें गिवन है। बोला गया कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट, सिंपल वही तो क्वेश्चन है। अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट निकालना, तो इन सब के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पता होनी चाहिए। चलिए देखिए, अब ये पॉजिटिव है इस पॉइंट पे फर्स्ट के कारण, इस डायरेक्शन में, क्योंकि इससे अवे फ्रॉम द शीट, नेगेटिव है तो टुवर्ड्स द शीट, ये सेकंड, ये भी नेगेटिव है देखिए, तो ये भी टुवर्ड्स द शीट, यानी तीनों एक ही डायरेक्शन में है। चलिए लिखिए, तीनों एक ही डायरेक्शन में, तो क्या आ जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस 4 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आंसर देखिए 2 सिग्मा बाय 2 सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट एलसीएम आ गया, 1 2 3 4 7 सिग्मा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब देखिए जेड ऊपर है और जेड की डायरेक्शन को हम क्या लिखते हैं बेटा, के कैप, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 7 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो माइनस के कैप, खत्म। चलिए गाइस, तो नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल बॉडीज, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये वो वाला पॉइंट है जहां पर मोस्टली बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं, और कंफ्यूज्ड भी किन चीजों में होती है कि सर वो होलो होगा, सॉलिड होगा, कंडक्टिंग होगा, नॉन कंडक्टिंग होगा। चलिए अब मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ। ऐसे तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। वो क्यों जीरो होता है उसका रीजन समझनी, और उसके बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया था बहुत अच्छे लेवल पर, वो समझिए। देखिए, तो हम बेसिकली बात करते हैं कंडक्टर्स में, और जैसे कि आप लोगों को सभी को पता है कंडक्टर्स में जो फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री चार्ज कौन होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स,
और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, ध्यान से सुनना। चलिए, अगर मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज को रखूं और एक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को रखूं तो मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसे जाएंगी, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, याद है ना। तो अगर मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज और एक मैं नेगेटिव चार्ज को रखूं तो हमें पता है पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज विल ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने वाला, पॉइंट नंबर 1। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज रख देंगे तो सर नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इधर, वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम है सर, दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो फोर्स तो लगने वाला है ये Q × E, पढ़ा है ना बेटे। चलिए, तो होता क्या है कि जब भी आप किसी न्यूट्रल कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में रख देते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में रख देते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो, तो होगा क्या भाई, न्यूट्रल कंडक्टर है बट इलेक्ट्रॉन्स तो है ना सर, और इलेक्ट्रॉन्स जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे एक्टिव हो जाएंगे, फोर्स लगेगा तो भागेंगे, और भागेंगे किधर, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या होगा सर, जैसे ही अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आना स्टार्ट हो जाएंगे, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, और इनको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस। क्या बोलते हैं बेटा, इंड्यूस्ड चार्जेस। ये कौन सी लाइन थी, ई एक्सटर्नल, कौन सी लाइन थी, ई एक्सटर्नल, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी हम किसी न्यूट्रल कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो होगा क्या, चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, ई इंड्यूस, जिसके कारण देखिए एक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, जिसके कारण क्या बन जाएगी बेटा, एक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। और ये अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनते ही क्या होगा, कुछ ही सेकंड्स में, क्षण भर में क्या होगा, इसको हम नाम दे देते ई इंड्यूस्ड, ई इंड्यूस्ड। तो होगा क्या, ई एक्सटर्नल देखिए राइट डायरेक्शन में है, ई इंड्यूस्ड लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो कुछ ही सेकंड्स में होता क्या है बेटा, ये ई इंड्यूस ई एक्सटर्नल के बराबर आ जाती है। तो होता क्या है, ई एक्सटर्नल प्लस ई इंड्यूस्ड, इन सब का सम क्या हो जाएगा, 0, यानी ई इनसाइड आ कंडक्टर, ई इनसाइड आ कंडक्टर क्या हो जाएगा, 0। बात समझ में, एक बेसिक कॉन्सेप्ट। यानी कभी भी जब हम एक न्यूट्रल कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो अपने आप को इस फैशन में अरेंज करते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अंदर क्या बन जाएगी बच्चों, 0। क्या बन जाएगी बेटा, 0। ये बेसिक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, देखना आप ध्यान से सुनना। कि एक न्यूट्रल है बच्ची, कंडक्टर है, यहां से 4 मीटर की दूरी पर एक चार्ज रखा हुआ है Q, और हमसे पूछा गया इस A पॉइंट पर E इंड्यूस कैलकुलेट कीजिए, E इंड्यूस 3 मीटर पर, देख लीजिए E इंड्यूस कैलकुलेट करना है। हाँ, देखते ही समझ में आता, सभी बच्चे 0 बोलते हैं, आंसर भी 0, ऑप्शन में भी 0 होता है, बच्चे भी 0 बोलते हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट समझना, E एक्सटर्नल प्लस E इंड्यूस 0 होगा। अगर ये आपका होलोस्फेयर ना हो तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सटर्नल तो इस डायरेक्शन में ना बच्चों, कितनी सर, KQ / ये वाला R, और ये वाला R कितना हो जाएगा, 3 4 5, यानी सर KQ/5 का स्क्वायर। लेकिन हमें ई इंड्यूस निकालना है, लेकिन हमें पता है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ई पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बेटा, 0, यानी मैं लिख सकता हूं ई एक्सटर्नल प्लस ई इंड्यूस मस्ट बी इक्वल टू 0। ई एक्सटर्नल तो है, तो ई एक्सटर्नल दिस इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ ई इंड्यूस्ड। ई एक्सटर्नल हमें पता लगा KQ/5 स्क्वायर, ये डायरेक्शन में, तो ई इंड्यूस कितना आ गया, ई इंड्यूस कितना आ गया, -KQ/5 स्क्वायर, खत्म। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और पूछा गया है क्वेश्चन इससे, लेकिन देखते ही हमें समझ में आता है, क्योंकि हम लोगों को बताया जाता है इनसाइड कंडक्टर 0 होता है, इनसाइड कंडक्टर 0 होता है, तो हम रट्टा मार लेते हैं, ओ बेटे अंदर कंडक्टर के अंदर आ गया, ये तो 0 आने वाला है, और आंसर 0 होता नहीं। और ये आप लोगों ने बेसिक भी एनालाइज किया होगा। फिजिक्स में क्या होता है कि हम जितने कॉन्सेप्ट सीखते हैं ना, और हम लोग क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, जो हमारा दिमाग कहता है ये आंसर है, और रियलिटी में आंसर देखते तो क्या होता है, वो आंसर होता ही नहीं है। क्योंकि जो डे टू डे लाइफ की फिजिक्स हम जो देखते हैं और जो रियलिटी में हम एजम्पशन लेते हैं,
हम वहां तक पहुंच भी नहीं पाते जहां फिजिक्स लाई करते हैं। नॉर्मली देखिए, जब हम छोटे बच्चे थे तो हमको ऐसा फील आती थी ना, ऊपर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में से एक हाथी को और एक बच्चे को अगर मैं छोड़ दूं या एक हाथी को और एक बैग को छोड़ दूं तो कौन पहले आएगा? दिमाग दौड़ता था कि सर हाथी पहले आएगा। लेकिन जैसे जैसे 10th 11th में पढ़ने लगे तो हमें समझ में आया ये तो दोनों एक साथ आती है। तो बात समझ में आए, फिजिक्स के लिए हमें लॉजिकल IQ लेवल बहुत अच्छा, इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी करनी होगी। चलिए, आई होप ये समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट आपका। तो हमें अभी पता लगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर 0 होता है तो पोटेंशियल में हम एक फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं कि E = -dV/dr। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है कंडक्टर के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है कंडक्टर के अंदर, तो 0 लिखिए, तो -dV/dr, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू r = 0, तो इट मींस v कांस्टेंट है बच्चे। v क्या है? कांस्टेंट। तो बेसिकली जो ये स्फीयर है ना, ये क्या बन गया? इक्विपोटेंशियल रीजन बन गया। इक्विपोटेंशियल रीजन यानी इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम। कंडक्टर है बेटा, इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। चलिए, तो ये क्या बन गया बेटा? एक इक्विपोटेंशियल रीजन। अगर इक्विपोटेंशियल रीजन बन गया तो हम लोगों ने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्यों भाई? अरे भाई यही तो है, यही तो रीजन है ना सर, क्योंकि इक्विपोटेंशियल रीजन बन गया और इक्विपोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अरे वाह, परफेक्ट। देखिए, ये नॉर्मल, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगी, इस पे नॉर्मल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगी, इस पे नॉर्मल जाएगी। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं है तो ये नॉर्मल ही बाहर निकल जाएगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम अगर हमें बनाना है तो ऐसे बनाएंगे। बाकी बाहर है तो निकाल दो बेशक बाहर। बोलिए, समझ में आया इतना? चलिए, बहुत अच्छी बात। चलिए गाइस, तो लेट्स स्टार्ट। अब हम बात करते हैं स्फेरिकल बॉडीज जो होती है ना बच्चे, हम लोग या तो बात करेंगे कंडक्टिंग की या हम बात करेंगे नॉन कंडक्टिंग की। कंडक्टिंग का तो केस अभी देखा है, फ्री चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को ऐसे असेंबल करते हैं कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, इंड्यूस प्लस ई एक्सटर्नल मस्ट बी इक्वल टू 0, ये सब चीजें। तो इसके अंदर तो E इनसाइड क्या हो जाएगा? 0। फिर हम बात करेंगे इसमें दो, या तो होलो होगा या सॉलिड होगा, अब बात करते हैं दोनों केसेस के बारे में। देखिए, अगर मैं होलो लेता हूं तो होलो ले लिया मैंने, ये फुटबॉल है बच्चे, फुटबॉल बिल्कुल ये छोटी सी थिन फुटबॉल, ठीक है ना। अगर मैं इसको चार्ज दे देता हूं, कंडक्टिंग है बेटा, कंडक्टिंग, तो हमें बोला जाता है कि इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आउटर सरफेस पे, यानी चार्ज रिसाइड ऑलवेज ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ऐसा पढ़ा है। एक बच्चे का आया क्वेश्चन आया कि सर ऐसा क्यों, अंदर क्यों नहीं लाई करता है? तो हमने बोला चलो देख लेते हैं बेटे, हो सकता है आप ठीक बोल रहे हो, तो अंदर क्यों नहीं करता। अब हमने क्या बोला कि मान लेते उसकी खुशी के लिए कि अंदर कुछ चार्ज आ गया। अब ध्यान से सुना बेटा, जो ये कंडक्टिंग है ना, कंडक्टिंग, इसको मैंने थोड़ा माइक्रोस्कोप से जूम कर दिया, माइक्रोस्कोप से ये रखो, जो ये वाला पार्ट, इसको इतना बड़ा कर दिया समझने के लिए। और बच्चे ने क्या बोला, टोटल चार्ज क्यू है, तो हमने क्यू चार्ज माना। फिर हमने क्या माना उसकी खुशी के लिए कि मान लो अंदर क्यू, छोटा क्यू चार्ज आ गया। तो अगर अंदर क्यू, स्मॉल क्यू चार्ज आ गया तो इस पे बचा कितना? सर चार्ज तो कंजर्व रहने वाला है, तो ऊपर क्यू माइनस क्यू हो गया। भाई टोटल चार्ज तो क्यू ही है ना, मतलब 2 कूलम था, मान लो 1 कूलम अंदर आ गया तो बाहर कितना बचा? 1 कूलम। अब इस पे आ गई। अब देखिए ध्यान से, जो कि एक तो कंडक्टर है। अब हमने क्या बोला, गॉस लॉ लगाइए, इस पॉइंट को एक गॉसियन सरफेस बना लीजिए बेटा, ये गॉसियन सरफेस बना लिया हम लोगों ने। दिस इज व्हाट वी हैव, गॉसियन सरफेस। चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर क्या है?
तो ई डॉट डी एस इसका एरिया ले लो, रेडियस ले लो x, गॉसियन सरफेस का x रेडियस ले लिया। दिस इज इक्वल टू q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। q इनक्लोज्ड कितना है, q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखिए, गॉसियन सरफेस कहां पर आ रहा है बेटा, सर कंडक्टर में, और कंडक्टर में ये कितना होता है, 0। कंडक्टर में ये कितना होता है, 0। देखिए E इनसाइड अ कंडक्टर इज 0, तो 0 इंटू समथिंग 0, यानी दिस इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी q मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी अंदर कोई भी चार्ज डिसाइड नहीं करेगा। अंदर कोई भी चार्ज डिसाइड नहीं करेगा तो सारा चार्ज कहां पर आएगा, बाहर। बात समझ में आएगी कि किसी भी कंडक्टर के जितना भी हम चार्ज देंगे वो उसके सरफेस पर ही डिसाइड करने वाला है। बात समझ में आ गई, चाहे वो होलो हो चाहे वो सॉलिड हो। बोलो, इतना समझ में आया। चलिए, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है ड्यू टू होलो कंडक्टिंग स्फीयर, फिर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर भी करेंगे। लेकिन अभी हमें एक पॉइंट समझ में आया, चाहे होलो हो चाहे कंडक्टिंग हो, सर सरफेस पे चार्ज तो बाहर ही रहेगा सर। चलिए देखो, ये होलो कंडक्टिंग स्फीयर है बेटा, होलो का केस कर लेते हैं। सरफेस पे रहेगा, सरफेस पे रहे तो प्लस 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 प्लस, और ये इसका सेंटर O। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड ऑन द सरफेस आउटसाइड। इन 3 पॉइंट्स पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। वही 4 पॉइंट्स वी हैव टू ड्रॉ अ क्वेश्चन। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे बेटा, लॉजिक, ठीक है ना, परफेक्ट। चलिए अब हमें ए पे निकालना, तो ए पे क्या कर दो, एक गॉसियन सरफेस बनाओ सर। देखो क्या गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज आ रहा है, नहीं सर, क्योंकि सारा चार्ज कहां जाएगा सर, बाहर। तो चलिए वी ड्रॉ गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, दिस इज इक्वल टू E डॉट ds, दिस इज इक्वल टू q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन गॉसियन सरफेस में तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो q इनक्लोज्ड इज 0, देयरफॉर सरफेस एरिया तो 0 नहीं हो सकता, देयरफॉर E आइदर E इक्वल्स टू 0 और ds इज इक्वल्स टू 0, बट ds तो 0 नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट A इज 0। बोलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड A पे क्या हो जाएगा, 0। अब आते हैं B पे। अब B पे क्या करो, जो ये रेडियस R मान है ना हम लोगों ने बच्चों, इस R से थोड़ा सा R प्लस डी आर, और डी आर बहुत बड़ा बहुत छोटा, बहुत छोटा, इस पे बिल्कुल एक छोटा सा गॉसियन सरफेस मान लो, बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल छोटा, R प्लस डी आर का, R प्लस डी आर। तो हम लोगों ने क्या बोला, R प्लस डी आर का गॉसियन सरफेस मान ले, बहुत छोटा है डी आर, बहुत छोटा। चलिए तो वी ड्रॉ गॉसियन सरफेस। चलिए अब E डॉट ds, E B डॉट ds। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर, एरिया वेक्टर भी ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर, एरिया वेक्टर भी ऊपर। एंगल बोलो जल्दी फटाक से, 0 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू आ गई 0, थीटा की वैल्यू आ गई 0। दिस इज इक्वल टू q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बताइए पूरे चार्ज के अंदर कितना चार्ज है, पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर, सर गॉसियन सरफेस ये वाला है बेटा, ये वाला, तो ये तो पूरा स्फीयर आ गया सर इसके अंदर, हाँ जी। तो q इनक्लोज कितना आ गया बेटा, कैपिटल Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए एंगल 0 है तो EB ds cos 0। इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम, क्योंकि r दूरी पर है बच्चे, सिमेट्री है, तो EB को बाहर ले लीजिए। ds सरफेस एरिया 4 ds, दिस इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो EB कितना आ गया बेटा, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ ds कितना बना बेटे, 4 पाई r स्क्वायर। बोलो, मैं यहाँ पे लिखता रहता हूँ, E कितना है बच्चों, 0, EB कितना है बेटे, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। चलिए अब हमें C पे निकालना है।
तो क्या करो, सी पे एक और बड़ा गॉसियन सरफेस मान लो बेटा। अब ये रेडियस कितना हो जाएगा बेटा, स्मॉल आर मान लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी बाहर, एरिया वेक्टर अभी भी बाहर, थीटा की वैल्यू अभी भी 0। चलिए तो ई सी पर देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी डॉट ds। अब इस पूरे बड़े गॉसियन सरफेस में भी कितना चार्ज आया है सर, वही q चार्ज, तो q बाय एप्सिलॉन नॉट, थीटा अभी भी 0 है तो ई सी बाहर ले लो बेटा, डॉट ds q बाय एप्सिलॉन नॉट। ई सी कितना आ गया बेटे, देखिए q बाय एप्सिलॉन नॉट 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर ना, क्योंकि ds की वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा, 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर। बोलो समझ में आया। चलिए अब हमें ई ए पता लग गया, ई भी पता लग गया, ई सी पता लग गया। देखिए ध्यान से, यानी अगर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच का ग्राफ प्लॉट करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच का ग्राफ, और आर के वाली बात सुनना, आर लेस देन आर, आर ग्रेटर देन आर। आर क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर, आर क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो ये स्मॉल आर से छोटा और आर से बड़ा, यहां पर हम मान लेते हैं कि आर की वैल्यू किसके बराबर है बेटे, आर। देखिए ये वाला पॉइंट। अब सोचिए यहां से यहां तक आते आते, यहां से यहां तक आते आते इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यानी सेंटर से सरफेस तक आते आते इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। लेकिन जैसे ही सरफेस पे पहुंचे इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए के क्यू बाय आर स्क्वायर, और बाहर देखिए के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। तो हमें पता लगा कि आर छोटा है स्मॉल आर से, तो ये वाला EB इज ग्रेटर देन EC, यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होगी बेटे, सरफेस पर। तो जैसे जैसे सरफेस पे है इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, और फिर सरफेस से नीचे गया तो ये डिक्रीज होता चला जाएगा, और ये क्या आ जाएगी बेटे हमारे पास, E मैक्स। ठीक है ना, सेंटर से चले 0, मैक्सिमम एट द सरफेस 0। अब अगर हम इधर बनाना चाहें तो, हाँ तो क्या बड़ी बात आ गई, इधर बना लेते। देखिए इधर कैसे बनेगा, ये वही 0, आर तक आते आते 0, फिर अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना, हाँ तो अब इधर आ जाएगा मैक्सिमम, और फिर ये ऐसे आ जाएगा। लो ठीक है, मोस्टली हमें ये वाला ग्राफ गिवन होता है, तो बट हम दोनों तरफ का भी बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये ई मैक्स ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये ई मैक्स मैक्सिमम नेगेटिव डायरेक्शन में। ग्राफ कैसे बन जाएगा जल्दी बताइए, आया समझ में। चलिए बेटा, तो हम लोगों ने होलो कंडक्टर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखी, ए इनसाइड सरफेस पर और आउटसाइड। सेम अगर मैं ऐसे ही सॉलिड कंडक्टर के बारे में भी बात करूं बेटा, सेम सॉलिड कंडक्टर, बेटा ध्यान से सुनना, चाहे सॉलिड कंडक्टर हो चाहे होलो कंडक्टर हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, डिटो सेम रिजल्ट्स आएंगे, सेम ग्राफ आएगा। तो अगर सॉलिड बोले तो अभी अंदर से भरा हुआ है, बट चार्ज तो अभी भी कहां पर आएंगे, वही सरफेस पर ही आएंगे सर। अभी भी चार्ज कहां पर आएगा, सरफेस पर ही आएगा बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए कितनी हो जाएगी बच्चों, 0। बी पर कितना होगा बेटा, मैक्सिमम रेडियस आर, और सी पर कितना हो जाएगा बेटा, वही सेम रिजल्ट। ई ए अभी भी कितना बेटा, 0, डिटो सेम करना है। ई भी बोलो के क्यू बाय आर स्क्वायर, ई सी बोलो के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। ग्राफ अगर कोई हमसे पूछे तो बना दो, सेम डिटो सेम। ठीक है, सेम डिटो सेम। लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी राइट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी लेफ्ट डायरेक्शन में। ये आर की वैल्यू आर हो जाएगी, ये आर ग्रेटर देन आर हो जाएगा, और ये आर लेस देन आर हो जाएगा। परफेक्ट, सेम ऐसे, नो चेंज। बात समझ में। अब एक चीज समझ में आई हम लोगों को, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर क्या होता है, 0।
इसी को हम बाद में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। याद करो, आपको बोला जाता है कि जब भी बारिश आती है तो पेड़ के नीचे खड़ा होना बेनिफिशियल रहता है या कार के अंदर, क्योंकि कार इज अ कंडक्टर, कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। पेड़ के नीचे जो खड़ा होगा उस पर लाइट जो थंडरिंग होती है, हम कहते हैं बिजली गिर जाना, वहाँ पे गिर सकती है। लेकिन अगर हमारे कार के अंदर, बस के अंदर होंगे तो हमें कोई हार्म नहीं होगा। यानी हमें जितनी भी डेलिकेटेड डिवाइसेस होती है उनको अगर बचाना है तो क्या सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेटा, उनको कंडक्टर के अंदर रख दो। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो हम लोग अपने आप को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, शील्डिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से अपने आप को बचाना। तो अपने आप को कहाँ कैद कर लो, कंडक्टर के अंदर। सो गाइस, अब हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर बात कर लेते हैं हम लोग, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। देखिए, अब सॉलिड का मतलब क्या, अंदर से भरा हुआ, जस्ट लाइक योर वाटरमेलन, ठीक है ना, अंदर से भरा हुआ है। ये लो भैया, अब ध्यान से सुना बच्चों, सॉलिड है, नॉन कंडक्टिंग है, सबसे बड़ी बात, यानी चार्ज अब मूव नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो इसमें चार्जेस अंदर भी अवेलेबल हो सकते हैं। यूनिफॉर्मली है तो भैया यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब एक बात और बता दीजिए मेरे बच्चों, इसमें सिग्मा, लैम्डा, रो में से क्या यूज करेंगे? अरे सर बहुत इंपॉर्टेंट है सर, लैम्डा, सिग्मा, रो। तो सर अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम बात करेंगे इसमें रो की, ठीक है ना। क्यू चार्ज हमने इसको दे दिया, आर इसका रेडियस ले लिया, ध्यान से सुना बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है। आर इसका रेडियस है तो हम इसको क्या लिखते हैं, रो, दिस इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और रो कैसा हमारा, कांस्टेंट। चलिए, तो रो की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, रो दिस इज इक्वल टू क्यू बाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी रो की वैल्यू आ गई हमारे पास 3Q बाई 4 पाई आर क्यूब, 3Q बाई 4 पाई आर क्यूब। ये तो हमें गिवन है। अब वही सेम क्वेश्चन, सेम लॉजिक कि हमें ए पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, बी पॉइंट पे निकालना है और सी पॉइंट पे। चलिए, अब अगर हम बात करें ए पॉइंट पे, देखिए ध्यान से सुनना बच्चे, अब ये सॉलिड ही है, अंदर भर नहीं रहा, तो हमें इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, ए पॉइंट पर। लेकिन अब अंदर चार्ज है, तो ये रेडियस मान लिया मैंने x, तो इसको चूज करते हुए मैंने गॉसियन सरफेस बनाया। तो गॉसियन सरफेस कैसा बना बेटे, स्फेरिकल, ठीक है, ये गॉसियन सरफेस। अब इसके अंदर चार्ज आ गया, मान लो q डैश, मान लो q डैश। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए निकालेंगे अब हम लोग। सिमेट्री है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर ही जाएंगी, अभी भी सेम वही E डॉट ds, दिस इज इक्वल टू Q enclosed by epsilon naught, गॉस थ्योरम। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर, एरिया वेक्टर भी बाहर, थीटा की वैल्यू आई 0 डिग्री। चलिए, EA ds cos थीटा cos 0 1, तो EA इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, क्योंकि हर पॉइंट से x दूरी है बच्चे ये, तो EA बाहर ले लो और ds का सरफेस एरिया दिस इज इक्वल टू Q enclosed। अब ये वाला चार्ज कितना है, Q डैश डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब Q डैश को कैसे लिख सकता हूं, अब Q डैश देखिए, Q डैश क्या होता है बेटा, देखिए Q डैश जो कि एक अंदर छोटी फुटबॉल बन गई है, ओ सॉरी छोटा वाटरमेलन बन गया, तो रो, जो कि रो तो कांस्टेंट है, इनटू v डैश, रो कांस्टेंट है, गिवन है, इनटू v डैश। चलिए, तो ds की वैल्यू देखिए क्या होगी बेटा, a दिस इज इक्वल टू 4 पाई रेडियस x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू q डैश, q डैश कितना हो गया बेटा, रो इनटू v, रो इनटू v डैश, ठीक है ना। अभी छोटे से स्फीयर की वॉल्यूम कितनी बन जाएगी बेटा, तो v डैश के बारे में अगर हम बात करें तो v डैश कितना बन जाएगा बच्चे, 4/3 पाई x क्यूब, x इसका रेडियस माना है मैंने। चलिए, तो q डैश की वैल्यू देखिए कितनी होगी, रो की वैल्यू देखिए यहां से निकाला अभी 3Q बाई 4 पाई r क्यूब, ये तो बना रो, इंटू v की वैल्यू क्या बनी, 4/3 पाई x क्यूब, 4/3 कैंसिल आउट, पाई कैंसिल आउट, तो व्हाट विल गेट q x क्यूब बाई r क्यूब। ये हमारे पास q डैश की वैल्यू बनी, ठीक है ना। अब देखिए E की वैल्यू क्या बनी बेटा, E रो v डैश यानी q डैश डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो q डैश की वैल्यू कितनी आ गई,
क्यू एक्स क्यूब बाय 4 आर क्यूब, और इधर से 4 पाई एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा, 4 पाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ने क्यूब को मारा तो व्हाट विल गेट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए कम्स आउट टू बी क्यू एक्स बाय 4 पाई आर क्यूब। ध्यान से देखिए, क्यू एक्स बाय 4 पाई आर क्यूब, यानी अगर मैं ई और एक्स के बीच का ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ हमें आता है e की पावर 1 x की पावर मैक्सिमम 1, तो ये एक स्लोप जाएगा पासिंग, मतलब एक स्ट्रेट लाइन जाएगा पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, और ये इसका क्या कहलाया जाएगा बेटा, स्लोप। क्या कहलाया जाएगा बेटा इसका, स्लोप। परफेक्ट। यानी अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, देखना, तो ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, क्योंकि दोनों की पावर सेम है, और स्लोप पॉजिटिव आएगा क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, y इक्वल्स टू mx प्लस c, y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो ये हमारे पास E मैक्स आ गया, ठीक है ना। चलिए, ये कहां पर, r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर, ठीक है। चलिए, यहां तक आया समझ में, दोबारा रिपीट करता हूं। तो हमने क्या बोला, स्फीयर है, तो ये स्फीयर सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर कैसे बना होगा बेटे, ऐसे, मतलब एक छोटी सी बॉल ले लो, फिर उसके ऊपर छोटी सी बॉल भरते चले जाओ, यानी सॉलिड स्फीयर इज द कलेक्शन ऑफ हॉलो स्फीयर। तो हमने क्या करना है, ए पॉइंट पे निकालना, तो एक पॉइंट पे एक छोटा सा चक मार लिया हम लोगों ने, तो हमें ये एक छोटा सा सॉलिड स्फीयर मिला। डेंसिटी सेम है तो डेंसिटी का फॉर्मूला रो यूज करेंगे क्योंकि भरा हुआ है, वॉल्यूम है, तो क्यू बाई वी, वी हमें पता है, यहाँ से हमें रो निकल गया, जो कि बोला गया यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है तो रो कांस्टेंट रहेगा। फिर इस छोटे से चार्ज के अंदर हमने देखा कितना चार्ज है, क्यू डैश, तो क्यू डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो इंटू वी डैश। रो कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम इसकी अब अलग वॉल्यूम हो जाएगी, तो ये निकाल दिया हम लोगों ने, तो क्यू डैश की वैल्यू पता लगी, गॉस थ्योरम लगाया और हम लोगों को वैल्यू पता लगी। फिर हमें ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, कि अब देखिए दोनों को कंपेयर करो, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक जीरो थी, लेकिन ये क्या कह रहा है कि नॉन कंडक्टिंग के केस में अगर यहां से सेंटर से चलेंगे तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दो, ई की वैल्यू जीरो, तो एट सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। लेकिन जैसे सेंटर से हम इधर चलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार बढ़ती चली जाएगी, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम कब पाएगी, जब आप सरफेस पे पहुंच जाओगे। फिर सरफेस से अगर बाहर जाएंगे तो सेम वही केसेस, कि सरफेस से बाहर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती चली जाएगी। ये तो था हमारा राइट डायरेक्शन वाला केस। लेफ्ट डायरेक्शन में बात करेंगे तो कैसा बनेगा बेटा, सेम ऐसा ही नीचे की तरफ आएगा इंक्रीज होते हुए, ये ई मैक्सिमम आ जाएगा नेगेटिव में, फिर डिक्रीज होते हुए चला जाएगा। ये हमारे पास ग्राफ बन गया, ई और आर का ग्राफ। बोलो समझ में आया। यहाँ पे वही आर की वैल्यू लेस देन आर और आर की वैल्यू ग्रेटर देन आर, और ए पॉइंट सरफेस पे मैक्सिमम। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बाकी तो सेम सरफेस पे और आउटसाइड सरफेस पे वही चार्ज। क्योंकि देखिए सरफेस पे अब कैसे निकालेंगे बताइए, आप जल्दी बताइए। सर इस बी पॉइंट पर एक गॉसियन सरफेस मानेंगे, और गॉसियन सरफेस वही आर प्लस डी आर, आर प्लस डी आर, आर प्लस डी आर, आर प्लस डी आर, आर प्लस डी आर। अब बताइए टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, टोटल चार्ज क्यू हो जाएगा, तो टोटल चार्ज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इधर से कितना आ जाएगा ई 4 पाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी बेटा वही बनेंगे सेम रिजल्ट, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी कितना बनेगा बच्चों, के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। देखिए दोनों को कंपेयर कीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, तो ये वाला पॉइंट बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, ये बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, और ये बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। तो बस हमें क्या समझ में आया कि सेंटर पर जीरो होगा, फिर सेंटर से अगर हम टुवर्ड द सरफेस जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता चला जाएगा, सरफेस पे मैक्सिमम आएगा, और सरफेस से अगर हम बाहर चले जाएंगे तो वो डिक्रीज होता चला जाएगा। ऐसे ही हम राइट डायरेक्शन का ग्राफ बना सकते हैं, ऐसे ही हम लेफ्ट डायरेक्शन का ग्राफ बना सकते हैं। बताइए बच्चों इतना समझ में आया क्या, जल्दी सभी बोलेंगे। चलिए सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट योर गॉस थ्योरम एंड गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन। तो आई होप ये सभी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। कोशिश तो यही की है कि हर एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझाऊं। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर दीजिए। पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को सॉर्ट आउट करूं।